बात करता है डेफिनेशन की, और इसका जो क्लॉज ए है वो बोलता है ऑब्लिगेशन के बारे में। तो ऑब्लिगेशन रेफर्स टू एनी ड्यूटी दैट द लॉ कैन इन्फोर्स। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई भी प्रकार का ड्यूटी जो लॉ जो है इन्फोर्स कर सकता है, वो होता है ऑब्लिगेशन। क्लॉज भी बात करता है सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट जो इंक्लूड नहीं करता है विल को, और वो यह बताता है कि किस तरह से प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, वो पास करेगा, विल बी पास्ड ऑन और अग्रीड टू बी पास्ड ऑन। ये जो है ये बताता है, आउटलाइन करता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैसे एक प्रॉपर्टी पास करेगा तब जब किसी का डेथ होता है, ऑन आफ्टर समवन डाइज। तो ये था आपका सेटलमेंट। अब करेंगे क्लॉज सी। क्लॉज सी जो है वो ट्रस्ट के बारे में बताता है। ट्रस्ट मीन्स द सेम एज इन द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, and it also covers situations where someone has a duty to manage property for someone else's benefit, like in a trust. तो ट्रस्ट जो है आप सेम जो है मीनिंग ड्रॉ कर सकते हैं जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है, और ये भी सिचुएशन कवर करता है जहाँ पे किसी का कोई ड्यूटी मिला है कि वो प्रॉपर्टी को मैनेज करे किसी और के बेनिफिट के लिए, जैसे कि ट्रस्ट में होता है। अब हम लोग करेंगे क्लॉज डी, जो बात करता है ट्रस्टी के बारे में। तो ट्रस्टी इज़ एनी वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्रॉपर्टी दैट इज़ हेल्ड इन अ ट्रस्ट। तो ट्रस्टी कोई भी हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो आपका ट्रस्ट में हेल्ड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्लॉज ई। ये बताता है कि कोई भी टर्म जो यूज़ किया गया है इस एक्ट में और जिसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है यहाँ पे, तो वो जो है डिफ़ाइन किया गया है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करना है इस प्रकार कि वो इसी एक्ट में है। ठीक है, सो एनी अदर टर्म्स यूज्ड इन दिस एक्ट दैट आर नॉट डिफाइंड हेयर but are defined in the Indian Contract Act should be interpreted as they are in that act. तो कोई भी टर्म जो इस एक्ट में यूज़ किया गया है मगर यहाँ डिफ़ाइन नहीं किया गया है, मगर डिफ़ाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसको इंटरप्रेट करेंगे उसी वे में जिस प्रकार उसमें बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो इंटरप्रेट जो है किया गया है। इसको एक हम लोग एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे मिस्टर शर्मा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं मिसेस गुप्ता के साथ कि उनको घर बेचना है, और वो जो है लीगली ऑब्लिगेटेड है कि उनको ट्रांसफ़र करना है प्रॉपर्टी जैसे ही उनको पेमेंट मिल जाता है। ये जो ड्यूटी है वो इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अनदर इंस्टेंस में आप देखिएगा तो मिस्टर वर्मा जो है क्रिएट करते हैं एक सेटलमेंट ये इंश्योर करने के लिए कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनका जो प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे को जाएगा, फिर उनके पोते को जाएगा। तो ये जो सेटलमेंट है ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो यह आउटलाइन करता है, यह बताता है कि फ्यूचर डिवोल्यूशन उनके प्रॉपर्टी का किस प्रकार होगा। फर्दर मोर मिस अय्यर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है ट्रस्टी ऑफ हर फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं मैनेज करने के लिए ट्रस्ट का। तो इसमें ये बताया गया है, लेट्स रिकैप अगेन। फर्दर मोर अगर मिसेस अय्यर की बात करें जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ ट्रस्टी उनके फैमिली के चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगी मैनेज करने के लिए ट्रस्ट के एसेट। और वो किस तरह से मैनेज करेंगे ट्रस्ट के एसेट, जैसा कि जो टर्म सेट हुआ है ट्रस्ट के डीड में वैसे। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882।